स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पे। और बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 वन शॉट, मतलब एक ही क्लास में उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है बाइनोमियल थ्योरम, जैसा उसको जान लेते हैं। देखो, जैसे कि मेनली अगर हम लोग बात करें 109 टू दी पावर 10, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मतलब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व क्यों नहीं होगा, लेकिन क्या है ना कि इसको अगर हम लोग मतलब इसको हम लोग ब्रेक करें, जैसे कि 100 + 9 टू दी पावर 10 लिख करके सॉल्व करने का कोशिश करें, यानी कि हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यानी a + b के फॉर्म में लिख रहे हैं और इसका एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वही तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। ये a + b के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, a + b या a - b, जो भी होगा यही होगा ना, a + b होगा या फिर a - b होगा। और इसको जब हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे इसके लॉ को, बाइनोमियल थ्योरम को। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे देखो बाइनोमियल थ्योरम को जैसे कि देखो मैंने बोला a + b टू दी पावर 0, तो क्या आएगा 1 आएगा। a + b टू दी पावर 1, तो क्या आएगा a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1। मैंने बोला a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a² + 2ab + b²। सिमिलरली माइनस के लिए भी होगा a + b का क्यूब, तो ये क्या होगा a³ + 3a² + 3ab² + b³। इतना तक तो हमें पता है, इसके आगे का नहीं पता है। ठीक है, आगे का नहीं पता है जिसको निकाला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए तो बाइनोमियल थ्योरम लोग पढ़ रहे हैं कि इसके आगे को भी निकाला जा सकता है। इतना तक हम बचपन में सीखे थे। ठीक है ना, तो जैसे देखो a + b टू दी पावर 0 क्या है 1 है। फिर यहाँ पे a का पावर कितना है 1, b का पावर कितना, मतलब a का कोएफिशिएंट का हम बात कर रहे हैं। a का कोएफिशिएंट कितना है 1, b का कोएफिशिएंट कितना है 1। यहाँ a² कोएफिशिएंट कितना है 1, ab कोएफिशिएंट कितना है 2 और b² कोएफिशिएंट कितना है 1। a का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। ये एक पैटर्न बन रहा है ना, देखो ये 1 और ये 1 दोनों लास्ट में था और 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे ये 1 फिर यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया और ये देखो 1 + 2/3 और फिर ये देखो 2 + 1/3। इसके बाद तुम आगे का आराम से निकाल सकते हो, यहाँ 1 दे दिए, यहाँ 1 दे दिए। उसके बाद क्या होगा 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये 1। ये किसके लिए होगा a + b टू दी पावर 4 के लिए। अगर हम a + b टू दी पावर 4 का फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो क्या होगा a का पावर 4 + 4 a³ b + 6 ab² + 4 अच्छा यहाँ पे a² था 4 ab³ + b टू दी पावर 4। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से तुम बाकी के भी निकाल सकते हो। ये जो ट्रायंगल है ना पास्कल्स ट्रायंगल कहलाता है, लेकिन ये पता है ये मतलब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे मेनली। ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं करेंगे अभी हम लोग, बस अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर तुम्हें a + b टू दी पावर 5 का निकालना हो तो ये 1 यहाँ आएगा और यहाँ 1 आएगा। 1 + 4 5, 4 + 1 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और फिर 1। ठीक है, तुम लोग एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो टर्म शुरू से फर्स्ट का है, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट का है, उसका जो कोएफिशिएंट है लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी सेम है। सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट भी सेम है। थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट थर्ड टर्म का भी कोएफिशिएंट सेम है। दिख रहा है ना। इस तरह से हम a + b टू दी पावर 6, a + b टू दी पावर 7, a + b टू दी पावर 8 निकाल सकते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर ये प्रॉब्लम करने लगेगा। उस केस में बाइनोमियल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम यानी एक्सपेंसल जो मैं बता रहा था, वो जानते हैं कि कैसे है क्या है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन।
ठीक है। जैसे देखो a प्लस बी टू द पावर n, a प्लस बी टू द पावर n, तो इसका जब एक्सपैंड करेंगे तो a टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी टू द पावर वन प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री, ये सी है हाँ, ए टू द पावर n माइनस थ्री बी टू द पावर थ्री डॉट 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 डॉट, उसके बाद फाइनली क्या होगा एन सी एन, लिखिए या फिर ना लिखिए बी टू द पावर n लिख देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एन सी क्या है, एन सी वन एन सी टू, ये कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला का एन सी आर, अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जाता है। तो बुक में ऐसे दिया हो तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, जो सही लगे वो वैसे सॉल्व कर लेना। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ में नहीं आया, एक बार जैसे जान लो। अगर मैं तुमसे बोलूँ 6 का फैक्टोरियल तो क्या करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बोलूँ कि 5 का फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं कि ये यहाँ पे क्यों नहीं है और वहाँ क्यों नहीं है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगा ना वो होगा एन सी ज़ीरो से और यहाँ पे ख़त्म होगा एन सी एन पे। तो एन सी ज़ीरो और एन सी वन इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, एन सी ज़ीरो और एन सी वन, एन सी एन इसका वैल्यू हमेशा वन ही होता है, ठीक है। एन सी ज़ीरो और एन सी एन इसका वैल्यू वन ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ और यहाँ पे मैंने नहीं दिया। एक बात और देखो, ये फर्स्ट टर्म था एन सी ज़ीरो, ये सेकेंड टर्म है एन सी वन, ये थर्ड टर्म है एन सी टू, ये फोर्थ टर्म है एन सी थ्री। यानी कि जितना नंबर का बात करेंगे हम, पावर जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी टू दी पावर 6 होगा तो जो नंबर ऑफ टर्म आएगा ना वो कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बात अभी जस्ट बताया, इस मतलब आगे बताएंगे हम लोग, पहले कुछ क्वेश्चनों कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई ये, तो एक काम करो ना, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देखो चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा बताने लायक है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करना। फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला के ऊपर, तो वो क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना, ठीक है। अब जैसे देखो एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने बी ले ले, एक्स स्क्वायर इसको मैंने बी ले लिया, सिर्फ बी ले लिया, ठीक है, टू द पावर 4। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है। मैंने b इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 होगा, ये होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ये होगा। अब इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। देखो इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे ये वाला, ठीक है, अगर इसको हम लोग समेसन के फॉर्म में लिखें, इसी को अगर हम समेसन का फॉर्म में लिखें तो समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू n सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर बी टू दी पावर r। ये कब a प्लस बी टू दी पावर n हो तब, लेकिन अगर a माइनस बी टू दी पावर n हुआ उस केस में ये क्या आ जाएगा, समेसन r इज इक्वल्स टू 0 से n माइनस 1 टू दी पावर r n सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर बी टू दी पावर r, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4, तो पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4, ठीक है, माइनस हो गया एन सी वन, एन की जगह पे 4 है, सी वन, एक्स का पावर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, इंटू बी का पावर क्या होगा 1 होगा, प्लस एन की जगह पे क्या है 4 है, फॉर्मूला मैं ब्रेक कर रहा हूँ 4c2, उसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, फिर क्या होगा b का स्क्वायर, फिर क्या होगा 4c3, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर टू द पावर 1, फिर क्या होगा b का पावर 3,
फिर क्या होगा 4c4 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, p⁴ हो गया। ठीक है, अब क्या है, अच्छा हाँ गड़बड़ कर रहे हैं एक जगह पे, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस का साइन नहीं दे रहे हैं। देखो जहाँ जहाँ पे ऑड आ रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या है b⁴ यहाँ माइनस था, यहाँ b⁴2 यहाँ प्लस था, यहाँ b⁴3 तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको ब्रेक करते हैं, ये क्या होगा x² माइनस 4c1 x² माइनस नहीं प्लस होगा b प्लस 4c2 x² का होल स्क्वायर b² प्लस 4c3 x² b⁴ प्लस b⁴। देखो ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो क्या बचेगा x⁸ 8 2x⁸ होगा, 4c2 4c2 क्या है x⁴ b², फिर क्या होगा 2b⁴। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो 2x8। 4c2 को सॉल्व करेंगे तो देखो तो 4c2 क्या था 4 यानी 4 का फैक्टोरियल, फिर क्या था n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, और फिर r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 4 × 3 × 2 × 1 बाई 2 × 2 2 कट गया, 2 कट गया यानी 6 आया यहाँ पे। तो 6 × 2 12 x⁴ और b² है, b क्या था ये था, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस x² होगा प्लस 2 b⁴ मतलब इसका डबल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। इसके बाद और भी सॉल्व करना है। ठीक है, और भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है, समझ में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट ये जो है डिविजिबल बाय 49 और ये इज डिविजिबल बाय 676 फॉर ऑल n। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 677। देखो ये 3⁻3n है ना, तो 3 का पावर 3⁻n लिख सकते हैं, और 3 का पावर 327 होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 27⁻n माइनस 26n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, 27 को लिख सकते हैं क्या 1 + 26, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, माइनस 26n माइनस 1, ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी। अच्छा आगे और बढ़ते हैं, 1 + 26n है, a + b⁴n है, a + b⁴n को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। फिर से देखो a + b⁴n इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा a⁴n प्लस nc1 a⁴n-1 इंटू b प्लस nc2 a⁴n-2 b² प्लस nc3 a⁴n-3 b⁴, है ना। तो a की जगह पे क्या है 1 है, 1 का पावर n, तो 1 का पावर n किसी के पावर 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ 1 आ गया, प्लस nc1 तो nc1 ले लिए, 1 का पावर कुछ भी ले 1 ही होगा, यहाँ पे 26 हो गया, nc2 26 का स्क्वायर होगा, nc3 26 का क्यूब होगा, प्लस डॉट 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 प्लस 26⁻n होगा, माइनस 26n है माइनस 1 है। देखो 1 और 1 तो कट गया, nc1 तो n ही होगा, तो 26n भी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा, और इसमें से 26 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा nc2 प्लस nc3 26 प्लस डॉट 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 26⁻n-2। देखो 26 का स्क्वायर क्या होता है 776 होता है, 676 होता है, और ये डिविजिबल हो गया 676 से। समझ में आ गया, है ना। तो तुम लोग को समझ में आ गया, सारा खेल बाइनोमियल
थ्योरम का है, यानी जो एक्सपेंड जो कर रहे हैं ये दिमाग में रखना है और इसी को दिमाग में रख करके सॉल्व किया जा सकता है बड़े ही आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें एम एल अग्रवाल बुक का, तो पहला एक्सरसाइज खत्म होता है, दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और दो ही एक्सरसाइज ही है। देखो क्या बोला, फाइंड द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन। इसमें से 10th टर्म तुम्हें पता लगाना है। अब जैसे फिर से मैं एक बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन का, a प्लस बी टू दी पावर n, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, a टू दी पावर n प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन बी टू दी पावर 1, फिर क्या होगा एन सी टू ए टू दी पावर n माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए टू दी पावर n माइनस थ्री बी टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 बी टू दी पावर n। मैंने क्या बोला अभी कि जो भी टर्म, जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म क्या है, एन सी थ्री। फोर्थ टर्म कौन सा है जरा बताओ तो हमें, एन सी थ्री ए टू दी पावर n माइनस थ्री बी टू दी पावर 3, यही है ना। अगर हम तुमसे फिफ्थ टर्म पूछें कि फिफ्थ टर्म बताओ तो क्या होगा, एन सी फोर ए टू दी पावर n माइनस फोर बी टू दी पावर 4। इसी तरह से अगर हम तुमसे आर्थ टर्म मतलब r प्लस वन टर्म तुमसे पूछ ले, देखो फिफ्थ टर्म पूछे तो एन सी फोर था, तो r प्लस वन टर्म अगर तुमसे हम पूछ ले कि बताओ r प्लस वन टर्म क्या होगा, तो इस केस में फॉर्मूला होगा एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर बी टू दी पावर r, ठीक है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये जिस तरह से एपी में और जीपी में पढ़ा जाता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो एनसीआर या एक अभी याद आ रहा है, अभी हम कुछ देर पहले समेशन करवा रहे थे, अभी एक्सपेंशन में समेशन करवा रहे थे, कुछ उस तरह से ही है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ये, तो इन द एक्सपेंशन ये ए है, ये b है, ये n है, और 10th टर्म तुमसे पूछ रहा है, कौन सा टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है। तो 10th टर्म को क्या लिखेंगे, 9 प्लस 1 टर्म, 10th टर्म को क्या लिखेंगे, 9 प्लस 1 टर्म। अब देखो एन सी आर, एन की जगह पे क्या है 12, सी आर की जगह पे क्या है 9, ए की जगह पे क्या है 2x स्क्वायर टू दी पावर n माइनस आर मतलब 12 माइनस 9 यानी कि 3 इंटू 1 बाई एक्स टू दी पावर आर की जगह पे क्या है 9, 1 बाई, बस इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ गया। यही था सारा, ठीक है। तुमसे क्या पूछा था, बताओ फाइंड द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन, 10th टर्म यानी 9 प्लस 1, बस इसको या देखो और सॉल्व किया, और तुम लोग इसके बाद जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व कर लोगे। अच्छा एक बात और मैं बता दूं जरा सा, कॉम्बिनेशन के केस में ये देखो 12C9 जो है ना वो इक्वल होता है 12C3 का। देखो जब कभी भी ये जो है, यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 9 जो है ना, ये 9 है, देखो 12 का हाफ से ज़्यादा है क्या, अगर हाफ से ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कहने का मतलब ये है 9 जो है 12 का हाफ क्या है 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा अगर 7 भी होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते 12C5, 12C8 है तो हम क्या लिखते 12C4 लिखते, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ पर 12C3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12C4 है कोई दिक्कत नहीं है, 12C5 है कोई दिक्कत नहीं है, 12C6 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे से जब भी ज़्यादा हो जाए तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मैं तुमसे बोला कि 15C9, 15 का हाफ अप्रोक्सीमेटली 7 होगा, 7.5 होगा, मैं 7 बोल रहा हूँ, या 8, दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो 15C9 है ना, तो 15C9 नहीं लिखेंगे, 15C6 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तुमसे यहाँ पे दिया हो 20C13, अब देखो 20 का हाफ क्या होता है 10 से ज़्यादा है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 20C7,
इसको निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, इसको निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, इसको निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के केस में ये फॉर्मूला है। जब हम चैप्टर कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। देखो ये तुमको अगर फोर्थ टर्म तुमसे पूछा है ना निकालने के लिए, इसको दो तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक नंबर ऑफ टर्म कितना है 9, सब कौन सा टर्म बोल रहा है 4 और +2 कर दो। जो भी टर्म दिया हो n -4 +2, यानी कि 9 - 4 5 +2 7, यानी कि 7 टर्म तुमसे पूछ रहा है, यानी कि 6 + 1 टर्म, 6 + 1 टर्म बस निकाल लो। क्या था 6 + 1 टर्म NCR, n की जगह पर क्या है 9 है, C 6, NCR a की जगह पर क्या है x³/2 है, तो x³/2 टू दी पावर 3, ठीक है, -2x² टू दी पावर 6। 9C 6 है, 9C 3 लिख देंगे, अभी हमने बता रहा था 9C 6 है, 9C 3 लिख दिए। और ये क्या है x का पावर 9/2 का पावर 8, माइनस का पावर इवन तो प्लस होता है, 2 का पावर 6, x का पावर 12। 9C3 है तो 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1 सॉल्व करोगे इसका यही आएगा। 9C3 है ना, 9C3 फॉर्मूला क्या था 9 का फैक्टोरियल बाई 9 - 3 यानी 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो देखो 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल बाई 3 × 2 × 1 21 लिख दिए हम यहाँ। इंटू 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल, देखो ये और ये कट गया, 9 × 8 × 7, 9 × 8 × 7, 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1। ठीक है, अब ये क्या है सॉल्व करोगे, ये 8 है, ये 2 का पावर 6 है, यानी 2 का पावर 3 बचेगा। ठीक है, 2 का पावर 3 बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे, और ये x का पावर 3 बचेगा। ठीक है, 3 से 3 गया, 2 से 4 गया, 84 × 8/x⁴। बाकी सॉल्व कर लोगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, इसका 84 का 8 से मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ पे ला दो और इसको यहाँ पे ला दो और फोर्थ टर्म तुम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बस जगह को चेंज कर दो, और जगह को नहीं चेंज करना है तो जो दिया हुआ है n, जो n दिया हुआ है वो माइनस जो तुमसे पूछ रहा है r + 2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻17। x⁻⁻17 का कोएफिशिएंट क्या होगा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻17 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻17 इन द कोएफिशिएंट ये इन द एक्सपेंशन ये। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 15 + 1 टर्म, जो भी टर्म दिया हुआ है, तो NCR, n की जगह पे 15, नहीं गलत बोल रहे हैं हम, यहाँ पे तो r + 1 टर्म दिया हुआ है ना, तो NCR यानी कि 15CR, a की जगह पर क्या है x⁴, n - r मतलब 15 - r इंटू -1/x³ टू दी पावर r। तो -1 टू दी पावर r यहाँ रहेगा, 15CR, ये माइनस का पावर r मैंने यहाँ पे ले लिया, x⁴ है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा x⁻16 - 4r, और ये क्या होगा x⁻3r। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, -1 टू दी पावर r 15CR x⁻16 - 7r होगा। देख लो 3r ऊपर चला जाएगा, 7r होगा। अब क्या बोल रहा है, ये जो क्या बोल रहा है तुमसे, फाइंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है। किसका बोल रहा है, x⁻17 का, x⁻17 का। यहाँ x⁻17 आया कब, जब ये जो है मतलब कि 16 - 7r जो है वो -17 का इक्वल हो जाएगा। ये 16 - 7
x लिखे हम, यहाँ पे r होना चाहिए, यहाँ पे r है, ठीक है। 7r, 16 माइनस 7r जो है वो माइनस 17 के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर तुमसे बोलता, क्वेश्चन बोलता कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x नहीं होना चाहिए, मतलब कि पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये जो भी दिया हुआ है वो इक्वल हो जाता है 0 का। समझ में आ रहा है ना? तुमसे जो पूछे या x टू माइनस 14 पूछे तो 16 माइनस 7r जो है माइनस 14 का इक्वल हो जाएगा। तुमसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछे, मतलब कि x नहीं होना चाहिए, मतलब कि पावर 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा 0 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे ये क्या आएगा, 77 इज इक्वल टू 7r, यानी r इज इक्वल टू 11। तुमसे 11वां टर्म तुमसे पूछ रहा है, 11th टर्म तुमसे पूछ रहा है कि 11th टर्म जो है वो उसका कोएफिशिएंट, मतलब x टू द पावर माइनस 17 कौन सा है, 11th टर्म है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलेगा तुम्हें किताबों में, ठीक है ना, कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कौन सा टर्म का पावर माइनस 17 माइनस 18 माइनस 20 है, इस तरह से। तो 11th टर्म तुमसे पूछ रहा है, यानी कि t 11 प्लस 1, यानी कि माइनस 1 टू द पावर 11, 15c4, 4 की जगह पे 15c r है ना, r की जगह पे क्या रखेंगे, 11 रखेंगे हम। ठीक है, तो माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा, 15c11 का मतलब क्या होगा, 15c4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, यही होगा उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से तुमसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉल्व कर लेना खुद से, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। फाइंड द टर्म, देखो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट आ ही गया, एक क्वेश्चन आ ही गया, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। यहाँ भी जैसे कि मैंने शुरू में बताया, क्वेश्चन खुद से कर लेना, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ठीक है, बस तुम्हें चेक करना है कि कौन 0 के बराबर है और आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म और टर्म इन द एक्सपेंशन, फाइंड द मिडिल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। देखो एक बात बताओ, ये n है ना, n है ना, n क्या है, इवन है, तो जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ऑड होगा, यानी तुम्हें n प्लस 1, n/2 प्लस 1 तुम्हें देखना है, यानी 10/2 प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1, यानी 6 टर्म, तो 6 टर्म 5 प्लस 1 निकालना है, निकाल लोगे, है ना, मिडिल टर्म ये हो गया। यहाँ पे देखो 7 क्या है, ऑड है, 7 क्या है, ऑड है, 7 ऑड है, 7 ऑड है। ऑड के केस में तुमको दो, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, इवन होगा। ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म इवन होगा। जब नंबर ऑफ टर्म इवन होगा तो इसका मिडिल टर्म 2 होगा, तो वो 2 क्या क्या होगा, एक तो होगा 7 प्लस 1/2 और एक होगा 7 प्लस 1/2 प्लस 1, यानी कि 8/2, यानी एक तो होगा 4th टर्म और एक तो होगा 5th टर्म। बस इसको भी तुम लोग निकाल लेना, 4th टर्म और 5th टर्म। समझ में आया ना, बस यही तो सवाल, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिमिट एंड डेरिवेटिव के साथ।